सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में कुछ चीज़ें ऐसी है जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कुछ एक दो हफ्ते पहले से अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो लास्ट वीक भी हमने एक इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट देखा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिया और मतलब जिस हिसाब से उन्होंने सेंटर को डांट लगाई है कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये क्या किया, आर्टिकल 19(1)(a) को ऐसे डायरेक्ट वायलेट करिएगा तो कैसे काम तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, चलिए देखते हैं बाकी इसके रिस्पांस में सेंटर कब क्या बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का तो बयान आ गया था एक उनके स्पीच से, बट चलिए दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। तो ये सेकंड एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट आया जो आपकी लीगल अफेयर्स के पार्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है और आने वाले टाइम पे जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं, तो वो है एक डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेल्स फॉर द फॉरेस्ट। 1996 में एक जजमेंट आया था टी.एन. गोदावर्मन का, उसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहा गया था। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एंड द लास्ट टॉपिक इज द नॉटी बॉय। दिस इज रिलेटेड टू जीएसएलवी। ठीक है, नॉटी बॉय क्यों कहा जाता है, जीएसएलवी का क्या पर्पज है, इन सबको देखने की कोशिश करेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज यूज डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अब एग्जैक्टली सेंटर ने किया क्या था कि कुछ टाइम पहले एक फॉरेस्ट एक्ट आया, 2023 का अमेंडमेंट आया ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन थी कि ज़्यादा एरिया को फॉरेस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, जिससे ज़्यादातर स्पीसीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, अब ये जो डिक्शनरी मीनिंग थी इसको अपहेल्ड भी किया गया था 1996 के एक जजमेंट में, और वो जजमेंट थी टी.एन. गोदावर्मन की। ये नाम याद रखना, काम आएगा, टी.एन. गोदावर्मन। अब क्या हुआ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली जो अमेंडमेंट लाई सरकार 2023 अमेंडमेंट इन फॉरेस्ट एक्ट, उन्होंने क्या किया, इसको कम कर दिया। ऑलमोस्ट 1.9 स्क्वायर किलोमीटर का ही कुछ रेंज बच गया था फॉरेस्ट का, ज़्यादा बचा नहीं था। तो उस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिक्शनरी मीनिंग जो बताई गई थी 1980 और 1996 में, आप उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसके बाद कुछ चीज़ें और बताई गई, जैसे द ऑल एनकम्पासिंग डिक्शनरी मीनिंग विल कंटिन्यू टू होल्ड फील्ड अंटिल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी प्रिपेयर टू कंसोलिडेट रिकॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट लैंड। कि ये तब तक कंटिन्यू रहेगा डिक्शनरी मीनिंग जब तक यूटी, स्टेट और सेंटर तीनों मिलके कुछ ऐसा डिसाइड नहीं करते हैं, तभी तक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सेंटर का तो रोल ही खत्म कर दिया, सेंटर और यूनियन टेरिटरी प्रिपेयर कंसोलिडेट रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट। जब तक ये फॉरेस्ट रिकॉर्ड नहीं देंगे तब तक हम इस पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और देख लो यहाँ पे कि फॉरेस्ट जो था, फॉरेस्ट वो 7 शेड्यूल के अंदर लिस्ट का पार्ट है। 7 शेड्यूल में क्या बात करते हैं, जो 7 शेड्यूल है उसमें हम बात करते हैं सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, या फिर यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट जो है वो पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ करता था, बट उसको बाद में 42nd अमेंडमेंट से कंकरेंट लिस्ट का पार्ट बना दिया गया 1976, जिसको आप प्यार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हो। तो ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और लीगल अफेयर्स के भी पार्ट से इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है अशोक कुमार शर्मा IFS रिटायर्ड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। दिस इज द नेम ऑफ द केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स एंड यूटीज टू एक्ट एज पर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट लेड डाउन इन 1996 जजमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रिजर्विंग फॉरेस्ट एरिया लैंड। It asked states and UTs to refrain from using 2023 amendment to Forest Conservation Act। तो कहीं ना कहीं इस जो लेजिस्लेशन में फॉरेस्ट की डेफिनेशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, द अमेंडमेंट एक्ट एलिजिबली रिमूव्ड 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया। अब इस अमेंडमेंट से प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि लमसम कहो कि 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सेंटर ने खत्म कर दिया, उसको नॉन फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया। आप कहोगे कि इतना प्रॉब्लम क्यों है, फॉरेस्ट करके रहो। अरे तुम्हें मजाक लग रहा है, फॉरेस्ट केवल स्पीसीज नहीं, क्लाइमेट नहीं, और भी चीज़ें हैं जो वहाँ पर लोग रहते हैं, जो वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनके लिए घर है उनका, आप उनसे उनका घर छीन रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, कमर्शियलाइजेशन। और फिर ये कुछ कैपिटलिस्ट लोगों को वो ज़मीन देने के लिए ताकि वो अपनी माइनिंग और अदर एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन लिया और कहा कि देखो आपके इस एक्ट से 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट है वो जा रहा है।
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट और यूटी जो है वो रिफ्रेन करेंगे इस डेफिनेशन को यूज करने से, बिकॉज ये फॉरेस्ट के एरिया को श्रिंक कर रहा है। एंड द जजमेंट इज अशोक कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, कहा जाए कि उन्होंने वापस से कहा कि द जजमेंट वाज गुड इन द 1996 जजमेंट विच वाज टी.एन. गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट विल कंटिन्यू टू हैव अ ब्रॉड एंड ऑल एनकम्पासिंग मीनिंग, जो भी ब्रॉड मीनिंग था वो कंटिन्यू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है फॉरेस्ट विल कंटिन्यू टू हैव ब्रॉड एंड ऑल एनकम्पासिंग मीनिंग। दिस मीन्स इट इंक्लूड्स 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अनडिक्लेयर्ड फॉरेस्ट लैंड, कि जो सेंटर ने 2023 के एक्ट से 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट उन्होंने हटा दिया, उसको वो वापस से इंक्लूड कर लेंगे इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। बेंच ने एम्फसाइज किया कि ब्रॉडर डिक्शनरी मीनिंग को अपहेल्ड, जो कि 25 साल पहले वो अभी भी अप्लाई होगा। दिस विल कंटिन्यू अंटिल द स्टेट एंड यूटी कंपाइल अ कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड, कि जब तक वो एक रिकॉर्ड तैयार नहीं करके देते हैं तब तक वो नहीं आगे बढ़ेगा। तो यानी कंकरेंट लिस्ट का जो पार्ट है उसमें स्टेट को ज्यादा पावर दी गई। डायरेक्शन दिया गया स्टेट्स को कि बाय द एंड ऑफ मार्च रिपोर्ट्स ऑन फॉरेस्ट लैंड आइडेंटिफाई एज पर इट्स रूलिंग इन द टी.एन. गोदावर्मन केस। टी.एन. गोदावर्मन ने जिन जिन एरिया को फॉरेस्ट कवर में लाने के लिए बोला था उसका रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे बाय द एंड ऑफ मार्च। और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जूज एंड सफारीज, ये तब तक आप प्रोसीड नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी मतलब उसको प्रोसीड नहीं करेगी जब तक फाइनल अप्रूवल कोर्ट से ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी का भी एक मतलब रोल दिख रहा है हार्डकोर। तो वो चीज़ें हैं, अब आगे देखो क्या होता है। मे बी सेंटर इलेक्शन के बाद कुछ करे, अगर इलेक्शन में वापस से यही सरकार आती है तो मे बी वो कुछ करे, एंड देयर आर हाई चांसेस कि उसको चेंज करेंगे, बिकॉज दीज रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस केस के जजमेंट को, दिस इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द लीगल अफेयर्स पार्ट। उसके बाद एक टॉपिक है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। देखो अभी जो टाइम है वो माइग्रेटरी स्पीसीज का टाइम है ना, माइग्रेटरी स्पीसीज जो माइग्रेशन करती हैं बर्ड्स, उनका टाइम है। तो फ्लाईवे क्या है, ये एक बेसिकली इंडिया ने ये टर्म दिया था सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, एक ज्योग्राफिकल रीजन है बेसिकली विद इन विच अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज अपना एनुअल साइकिल कंप्लीट करती हैं। एक ज्योग्राफिकल रीजन है सेंट्रल एशिया का पूरा रीजन बेसिकली, जिसमें वो ब्रीडिंग करेंगी, मोल्टिंग करेंगी, स्टेजिंग होगा और नॉन ब्रीडिंग, ये सारी एक्टिविटीज वो अपना जो भी माइग्रेशन के टाइम पे करती है उसको कंटिन्यू रखेंगी। According to India's National Action Plan for Conservation of Migratory Species and Birds, at least 370 species of migratory birds from 3 flyways, Central Asian Flyway, East Asian Australian Flyway and Asian East African Flyway, वो सब कॉन्टिनेंट को विजिट करती है एनुअल साइकिल। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ही इंडिया ने ये टर्म दिया था सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो कवर करता है यूरेशिया को बिटवीन आर्कटिक एंड इंडियन ओशन। ये 9 इंपॉर्टेंट फ्लाईवे में से एक है, मतलब 9 अलग अलग फ्लाईवे हैं, इसमें 30 कंट्रीज कवर होती हैं। रीजन देखें तो रशिया फेडरेशन पूरा आ जाता है, साइबेरिया आ जाता है, साउदर्न मोस्ट नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड्स वेस्ट एंड साउथ एशिया आता है, मॉलदीव्स, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ये सब आ जाता है। BIOT ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी इसमें भी शामिल हो जाता है। ट्रीटी माइग्रेटरी बर्ड से रिलेटेड ट्रीटिंग एक ही है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसको हम बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं, जर्मनी में 1983 में ये इन्फोर्स हुआ था, 1979 में साइन हुआ था, जिसमें माइग्रेटरी स्पीसीज की हैबिटेट्स और उनके रूट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही थी। और इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड न्यूज़ आई थी, आप उसको प्लीज़ रिवाइज करिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इट्स अ क्वेश्चन कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 13th मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इन गांधीनगर, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज की जो 13th मीटिंग हुई गांधीनगर 2020 में, उन्होंने उस टाइम पे ये कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए टर्म दिया था सेंट्रल एशियन फ्लाईवे रेंज कंट्रीज, कि ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में आती हैं और उनका प्रोटेक्शन के लिए, उनके रूट्स के प्रोटेक्शन, उनकी ब्रीडिंग के प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे। नेक्स्ट देखा जाए कि जो इंडिया का इनिशिएटिव है उसमें, तो इंडियाज इनिशिएटिव, इंडिया के हिसाब से 14 अलग अलग स्पीसीज जो कि CMS में लिस्टेड हैं, इनके नाम यहाँ पर एक बार थोड़ा सा देख के जाना, एग्जाम में कभी कभार आ सकता है। GSLV रॉकेट निक नेम नॉटी बॉय, अब क्यों नाम दिया गया, किस रॉकेट का नाम दिया गया, ये देखना जरूरी है। इसका पर्पस क्या है, पर्पस आपके सामने लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। इसरो ने एक, और इसमें इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ, ये याद रखना, इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ है।
बेसिकली इसका ऑफिशियल नेम है इनसैट 3DS वॉज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू इट्स इंटेंडेड ऑर्बिट बाय GSLV-14। GSLV रॉकेट ने इसको नाम दिया है नॉटी बॉय। एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको पब्लिश किया। नॉटी बॉय इसलिए कहा गया है क्योंकि हाई रेट ऑफ फेलियर है, 4 बार पहले फेल हो चुका है 15 प्रीवियस लॉन्चेस में से, इसलिए हमने इसका नाम नॉटी बॉय रखा है बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल फेलियर्स। GSLV D5 बहुत पहले 2014 में पहली बार क्रायोजेनिक इंजन का यूज करके सक्सेस हुई थी 2014 में, याद रखिएगा। और इसी के साथ एक चीज और कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे, एंड दैट कनेक्टिंग लिंक इज नेशनल साइंस डे, ठीक है, जो कि 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इसी दिन CV रमन ने, डॉक्टर CV रमन, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में 1930 में, उन्होंने रमन इफेक्ट की फाउंडेशन रखी थी, रमन इफेक्ट को खोजा था। रमन इफेक्ट जो लाइट स्पेक्ट्रम आप लोग पढ़ते हो वो चीज। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज MOS PMO पर्सनल ग्रीवियंसेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने थीम लॉन्च किया है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। इसको प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। 1928 में इंडियन फिजिसिस्ट थे CV रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवरी किया और नोबेल पीस प्राइज उनको फिजिक्स के लिए 1930 में दिया गया था। What not to be missed में दो चीजें, द रिसेंट रिपोर्ट इन लोकल फिनटेक प्लेयर्स। फिनटेक कंपनीज बेसिकली वही जो ऑनलाइन कंपनीज होती है और कस्टमर्स को ऐप पे सर्विस प्रोवाइड करती हैं। UPI से रिलेटेड है, बाकी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, UPI पेटीएम, तो उनको ही पढ़िए, बेटर रहेगा। ग्रीस गेटवे टू एशिया, इंडियाज गेटवे टू यूरोप। इट इज बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि G20 में बात की गई थी, उसी का एक्सटेंशन है, जिसमें ग्रीस में PM मोदी को विजिट करने के लिए बुलाया गया है कि भाई अगर आप PM रहते हैं तो ऑब्वियसली आप जाएंगे अगस्त में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसको पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन वुमेन्स टीम क्लीन्स द बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप टाइटल 3-2 विक्ट्री फॉर विच कंट्री? बताइए इसका आंसर। सेनेगल गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच कंट्री 1960? सेनेगल में पॉलिटिकल क्राइसिस है, डेट्स व्हाई ये क्वेश्चन है, तो इट्स फ्रांस। व्हाट इज द नेम ऑफ द AI जनरेटेड सोरा? इसको याद रखिएगा। एंड दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे, जिसमें आपको एक आपको स्पोर्ट्स का सेक्टर का क्वेश्चन देखने को मिला, साइंस एंड टेक का देखने को मिला और एक पॉलिटी का देखने को मिला। तो दिस इज द डाइवर्सिटी दैट वी यूज टू प्रेफर एंड वी विल प्रेफर श्योरली। एंड इन 3 टॉपिक्स को, 3 तो नहीं, ये 4 टॉपिक्स थे नेशनल साइंस डे को अगर इंक्लूड कर लो आप, इनको अच्छे से पढ़िए। UPI पेटीएम और इंटरनेशनल पेटीएम वाले को अच्छे से पढ़िए, ताकि इंटरनेशनल UPI को या NPCI को अच्छे से पढ़िए, वो एग्जाम में आने के चांसेस है। लीगल अफेयर्स के आपके 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज हो चुके हैं, एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स और एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिगार्डिंग द TN गोदावर्मन। तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ये क्वेश्चन आ गया, और CUET PG इस क्वेश्चन को पूछ सकता है DULLB में, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।